तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन कह रहा है बैगनी, ऑप्शन बी कह रहा है लाल, ऑप्शन सी कह रहा है नीला और ऑप्शन डी कह रहा है। अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट सॉल्व करना होगा। जो बच्चे मॉडल सेट सॉल्व नहीं करते हैं उनका नंबर यानी कि मार्क्स बहुत ही कम आता है, वह फेल भी कर जाते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट सॉल्व करें। तो हमने आपको जैसा कि पहले बताया हुआ है कि आपको हम प्रत्येक सब्जेक्ट का लगभग 10 मॉडल सेट कराएंगे, जिसमें से आज हम लोग विज्ञान की मॉडल सेट 2 पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 48 प्रश्न रहेगा, जैसा कि आपकी परीक्षा में 48 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। तो यदि आप 48 प्रश्न में से आज की इस वीडियो में कम से कम अगर आप 30 से 35 प्रश्न का जवाब दे पाते हैं तो समझ जाइएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल पा रही है और आप जा कर के परीक्षा में बहुत बढ़िया अंक ला सकते हैं। अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट का लगभग 10 मॉडल सेट और जो भी हमारे इस चैनल पे वीडियो आती है उन सारी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, यानी कि आप इसे भगाइएगा मत। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ही आपको आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी और फिर आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। और इसके पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे दबा करके आप देख लीजिए, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आप इन सभी वीडियो को अनदेखा न कीजिएगा। आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है और अंतिम तक प्रश्न क्या कह रहा है और आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन कह रहा है बैगनी, ऑप्शन बी कह रहा है लाल, ऑप्शन सी कह रहा है नीला और ऑप्शन डी कह रहा है कि पीला। आप जल्दी जल्दी बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा और जब आपको हम सही उत्तर बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा कि आपने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है या गलत दिया है। और अंतिम में हमें आप यह जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। अगर आप लगभग 30 प्रश्न का जवाब दे पाते हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पा रही है और आप हमारे सभी वीडियो को एक एक करके जरूर देखिएगा। को बता देना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि लाल। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप हमें यह बताइए कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि इंद्रधनुष का जो बनना होता है वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है, यानी कि जो मानव नेत्र होता है उसके जो दूर बिंदु होता है वह कितना होता है, 25 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर या फिर 25 मीटर या फिर अनंत। तो आपको बता देना चाहेंगे कि सामान्य मानव नेत्र की जो दूर बिंदु होती है वह अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और सामान्य मानव नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि सबसे कम जो दूरी होती है वह आपका 25 सेंटीमीटर होती है। तो अगर आपको पूछेगा कि न्यूनतम दूरी तो आप 25 सेंटीमीटर पे टिक लगाइएगा और जब भी आपको पूछेगा कि दूर बिंदु कितना है तो आप अनंत पे टिक लगाइएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कांच की झिल्ली का या अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का या फिर प्रिज्म को। यानी आपको ये बताना है कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसे प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि प्रिज्म का। चलते हैं अब अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे से आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, ये सभी वीडियो आपको मिला करे। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव जो होता है वह सबसे कम होता है। लाल, हरा,
पीला या फिर बैंगनी। तो आपको बताना चाहेंगे कि स्पेक्ट्रम में लाल रंग का जो होता है वह सबसे कम झुकाव होता है, यानी कि कम विचलन होता है, यानी ऑप्शन ए जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे शरीर में 7.0 से लेकर के 7.8 परास के बीच जो है वह कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है वह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है वह क्या होता है। फटाफट हमें बताइए कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है और अंतिम में हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया है अपने नाम के साथ, है ना। चलिए तो बता देना चाहेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि NaHCO3। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। इसमें से कौन जो है वह विजातीय यौगिक है, चुन्ना पत्थर या फिर खगड़िया या फिर संगमरमर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको बता देना चाहेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह इसमें से अलग है, यानी कि यह विजातीय यौगिक है। ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, आपको ये बतानी है। तो आपको बता देना चाहेंगे आप सभी जानते भी हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन में आ जाती है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्या आ जाती है, वह क्षारीय विलयन में आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 13 जो है वह 7 से ज़्यादा है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि 13। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। इसमें से बताना है आपको कि कौन जो है वह प्रबल अम्ल है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ऑप्शन जो सी दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, वह आपका एक प्रबल अम्ल है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फटाफट आप हमें बताते रहिए और काउंट करते जाइएगा कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है। तो देखिए जो थायरॉक्सिन का जो स्रावण होता है वह थायराइड ग्रंथि से होता है, यानी कि थायराइड से ही होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, यानी कि इसमें से सबसे सर्वोत्तम चालक, अच्छा चालक जो होता है वह कौन होता है। तो एजी होता है। ऑप्शन जो बी दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है और काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको हटाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा या बिरंजक चूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे कि उसे हम लोग धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो न्यूनतम प्रकाश का वेग होता है वह किस में होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि कांच हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा जो दर्पण होता है वह किस प्रकार का दर्पण होता है। क्या वह समतल होता है या उत्तल होता है या फिर अवतल होता है या उत्तल लेंस होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि वह उत्तल दर्पण होता है, चालक के सामने लगा दर्पण। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो आप सब्जेक्टिव वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि मेथनोइक अम्ल। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि वह जो है वह वास्तविक होता है, यानी कि ऑप्शन जो होता है वह ए नंबर होता है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांतों का जो क्षय होता है वह कब से शुरू हो जाता है। आपके मुंह के पीएच मान कितना होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो उसका क्या होता है, क्षय होना शुरू हो जाता है।
यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन जो है वह मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। इसमें से कौन जो है वह मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी की शुक्रवाहिका। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पराग कोश में होता है बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो देखिए परागकोश में जो होता है वह परागकण होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया है वह आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि पी की वैल्यू बतानी है। तो आप सभी जानते हैं कि पी बराबर होता है 100/f, जो कि सेंटीमीटर में हो। तो आप देख ही पा रहे हैं कि ये सेंटीमीटर में ही दिया गया है, तो यानी कि पी बराबर हो जाएगा 100/f और एफ का मान आपको 50 दिया गया है। तो आप बना लीजिए कि पी बराबर हो जाएगा 100/50। तो आप इसे कटा दीजिए तो हो जाएगा 2 डायप्टर निकल करके आ जाएगा, लेकिन यह प्लस में आएगा क्योंकि यह उत्तल लेंस की बात की जा रही है। आप चिन्ह परिपाटी नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि प्लस 2 डायप्टर इसका उत्तर हो जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, जो चैनल का नाम है, आपको ऐप मिल जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी आपको हमने बताया उत्तल लेंस की क्षमता के बारे में, चिन्ह परिपाटी के नियम के बारे में, कि देखिए उत्तल लेंस की यदि हम बात करें तो वह धनात्मक में होती है, लेकिन अवतल की जो होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक में होती है। यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है वह बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप हमें बताते रहिए जितना जल्दी हो सके, है ना। चलिए, अगर कुछ देर हम वेट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए हम आपको आंसर फटाफट बताते जाते हैं। आप मिलाते जाइए, जिनको याद नहीं होगा वो याद कर लीजिए, और जिनको याद है वो फटाफट टाइप करते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में जो भी प्रश्न आता है वह आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, जो भी आप टेस्ट दे करके आते हैं। तो इस प्रकार से आप दीजिए टेस्ट, और आप हमें अंतिम में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए या और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको अभी हमने बताया कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो आपको ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल जो लेंस है उसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस या द्विउत्तल लेंस या अपसारी लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे, देखिए उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, और अवतल लेंस को कहते हैं हम लोग अपसारी लेंस। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, अभिसारी, यानी कि ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए अभी प्रश्न पूछ दिया कि अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं, तो देखिए अवतल लेंस को अभी क्या कहते हैं, आपको अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी एक ऐसा है जिसे हम लोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया है वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वह उत्तल एक ऐसा दर्पण है जिससे हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण आप जानते हैं जिससे बड़ा ये प्रतिबिंब बनता है, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो हजामतीय दर्पण में करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। लेकिन अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो हजामती दर्पण यानी कि सैलून में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगले नंबर की प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम होते हैं वह 2 नियम होते हैं। चलिए
अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 31 नंबर कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा जो है वो अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रा में जो होता है वह मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा कैसा अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है, कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो देखिए उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह दिया है यहाँ पे, देखिए अभी आपको हमने समझाया भी है कि साइड मिरर के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, ताकि ये दूर की वस्तु को आसानी से हम इसमें देख सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये वस्तु को क्या करता है, ये छोटे रूप में हम लोग को दिखा देता है, स्पष्ट रूप से दिखा देता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो अब जानते ही हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो जब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो दो गुनी यानी कि 2 से आप गुणा कर दीजिए। तो आप 2 से इसमें जब गुणा कर दीजिएगा यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में काफी स्टूडेंट तो कॉन्फ्यूज रहते हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर होनी चाहिए आप चेक भी कर लीजिएगा एक दो जगह। ऑप्शन दिया गया है कि अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे ख्याल से यहाँ पे इसका उत्तर जो हैगा वह परावर्तन कोण ही होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर होगा। अगर आपको थोड़ी सी डाउट लग रही है कि नहीं निर्गत कोण होना चाहिए, तो वह नहीं होगी, आपका परिवर्तन ही कोण होता है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा गूगल वगैरह पे सर्च करके। चलिए इसका आंसर वैसे आपको परिवर्तन कोण ही होगा, कंफर्म है आपका ऑप्शन बी ही होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस का, तो वह होगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन जो होगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन पाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वह एक अवतल लेंस ही है जिसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि परावर्तन कोण के नियम निर्धारित होता है। तो आप जानते हैं कि परावर्तन कोण जो होता है उसमें क्या होता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ऑप्शन जो है वो ए नंबर ही इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप मिलाते जाइए अपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, सीधा, उल्टा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक देखिए जो प्रतिबिंब होता है वो अपनी काल्पनिक यानी कि आभास करता है और आभास के द्वारा बनाता है, तो वह सीधा ही बनेगा, वह उल्टा तो बनेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होनी चाहिए इस प्रश्न का उत्तर कि लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वह 2 होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह जो होता है वह कैसा होता है, उत्तल होता है या फिर अवतल होता है या समतल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए सर्च लाइट का परावर्तक जो सतह होता है वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि अवतल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अभी हमने बताया कि दाढ़ी बनाने यानी कि हजामती दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसमें बड़ा थोड़ा सा फेस मतलब चेहरा बनता है उसमें, तो बाल जो दाढ़ी होता है उसके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो आसानी से दिख पाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन पाता है। तो देखिए मानव नेत्र में जो रेटिना होती है उस पे बन पाता है, यानी ऑप्शन जो डी दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, रेटिना या दृष्टिपटल। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है
कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है। जो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखिए वह वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन ए होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। देखिए अगर नेत्र की फोकस दूरी हम लोग बढ़ा देते हैं तो कौन से हो जाता है, तो जब नेत्र की फोकस दूरी हम लोग बढ़ाएंगे तो दूर की जो होगी वो वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। तो आपको पता है कि जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे उसमें हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, यानी दीर्घ या दूर, बात वही है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक सीधा या उल्टा, काल्पनिक सीधा या तथा छोटा, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, या फिर काल्पनिक उल्टा तथा छोटा, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तो आपको बताना चाहेंगे कि नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन पाता है वह काल्पनिक उल्टा और छोटा बनता है, यानी ऑप्शन जो होगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। मतलब कि जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं उसमें कौन सा दोष होता है, तो जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे पाती है यानी कि दूर की वस्तु दिखाई देती है तो वह दीर्घ दृष्टि दोष ही होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी वही वो आपका दोष हो जाएगा। अगर दूर दिखाई देती है तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, अगर दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तो दूर दृष्टि दोष ही हो जाएगा, अगर नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ये उल्टा होता है, आप याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तब जो रंग यानी कि वर्ण जो सबसे अधिक विचलित हो जाता है वो कौन ऐसा रंग है जो सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है। तो विचलित होने में आपको पता ही है कि बैगनी रंग होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि आपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को हम लोग क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार और पढ़िए और समझिए कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता, यानी ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग जो है वह किया जाता है, अवतल का, बाइफोकल का, या फिर अपसारी का, या फिर अभिसारी का। तो देखिए जरा दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो किया जाता है बाइफोकल से, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यह रही आपका 48 प्रश्न, और इसी प्रकार से आपके परीक्षा में 48 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब देना होगा। तो आप हमें नीचे बताइए कि आपने कितना प्रश्न का जवाब दे दिया है। अगर आप 30 प्रश्न का जवाब सही दिए होंगे तो समझ जाइए आपकी तैयारी अच्छी है, अगर 30 से कम दिए होंगे तो समझिए आपको तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, यानी आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हर एक वीडियो हमारा देखिए। और एक चीज़ और, अगर आप मतलब कि आप 30 भी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो और मेहनत कीजिए ताकि आप पूरे 48 के 48 प्रश्न का जवाब यहाँ पे दे दे, तो वहाँ पे आप अच्छे से एग्जाम में पास हो पाइएगा, पूरे के पूरे वहाँ पे भी जवाब दे करके आ जाइएगा। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको बताइए कि बहुत ज़बरदस्त तरह से तैयारी हो रही है और अभी तैयारी कीजिए। फटाफट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए और उसमें अपना पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो में।